नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग स्व सहायता समूह वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। देखिए, स्व सहायता समूह जो आजीविका वाला हम लोग का पोर्शन है, उसमें स्व सहायता समूह से संबंधित सबसे ज़्यादा अगर कोई आजीविका पूरी आजीविका वाले 30 नंबर के सब्जेक्ट में आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, अगर सबसे ज़्यादा कोई सवाल आया है तो वो आया है स्व सहायता समूह से। उसके बाद सेकंड नंबर में बाजार और ग्रामोद्योग से सवाल आया है। उसके बाद श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, कृषि का मशीनीकरण और जो बाकी जो टॉपिक है वो सबसे एनआरएलएम, ये सबसे संबंधित सवाल आए हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी टॉपिक से पूछा है तो वो है स्व सहायता समूह के गठन, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रकार और ये चीज़ों से संबंधित 5 से 6 सवाल आपको, लगभग 5 सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और इस बार भी सबसे ज़्यादा सवाल ये टॉपिक से आने वाला है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आजीविका के दृष्टिकोण से। इसीलिए मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भी आज सुबह बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा। इसको आप लोग डिटेल में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मैं आपको जितने भी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वो कोशिश करूँगा कि क्लास भले ज़्यादा लगे, लेकिन सब चीज़ें आप लोगों को कवर करवा दूं ताकि आप लोग को कहीं भी और दूसरा देखना ना पड़े और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए और पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो इस टारगेट को लेके अपन चलेंगे कि पूरे डिटेल में जो है वो ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो है, आज का जो हम लोग का सेशन है उसमें हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, स्व सहायता समूह क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके संरचना कैसी होती है, इसकी उद्देश्य क्या होते हैं। ये वाला टॉपिक एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम लोग स्व सहायता समूह से संबंधित पढ़ेंगे। और उसके बाद जब अगले वीडियो में आएंगे तो हम लोग ये जो कंपनी का अधिनियम होता है 1973, जिसके तहत स्व सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उससे संबंधित चीज़ें हम लोग आगे की वीडियो में धीरे धीरे करके देखते चले जाएंगे। इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे गठन होता है, इनके कैसे इन लोग को ऋण मिलता है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए जो कंटेंट अलग अलग जगह से लेके आ रहा हूँ, एक जगह कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, उसमें आप लोग को हेल्प मिल रहा होगा, मुझे पूरी तरीके से ये उम्मीद है। तो आप लोगों को अगर उसमें सपोर्ट मिल रहा है तो आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए चैनल के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो है वो वीडियो सीरीज़ जो हम लोग की चल रही है वो कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए धीरे से, आराम से और अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा और अपने कॉपी में पूरी तरीके से अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्व सहायता समूह का गठन। सबसे पहले ये टॉपिक है, आप लोग देखेंगे जब सिलेबस में स्व सहायता समूह का गठन की प्रक्रिया, उसकी संरचना, उसमें उद्देश्य, ये सब चीज़ें हुई वहाँ पे दी हुई है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गठन। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं कि स्व सहायता समूह होता क्या है। सबसे पहले आपको बेसिक एक डेफिनेशन देता हूँ। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बहुत ज़्यादा व्याप्त है, तो कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है। तो उसी तरीके से एक, जैसे कि एक पांचों उंगली है तो ये अलग अलग है, लेकिन अगर आप पांचों उंगली को एक कर दें तो ये मुट्ठी बन जाती है जो बहुत मजबूत होती है। उसी तरीके से आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें एक लकड़ी अगर है तो उसको आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर लकड़ी का बंच बना दिया जाए, एक गट्ठा बना दिया जाए, तो उसको तोड़ना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे जो स्थानीय गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास आय का साधन कम रहता है, आर्थिक रूप से असक्षम लोग रहते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं होते हैं, तो वो लोग अलग अलग रूप से क्या कर एक आजीविका का साधन नहीं तलाश सकते, क्योंकि इतनी संपत्ति वो लोग के पास होती नहीं कि एक छोटा सा ग्रामोद्योग शुरू कर सकें। भाई उसमें भी तो अंश अपना पूंजी निवेश लगाना पड़ता है ना। मैं आपको बताया था जब ग्रामोद्योग लगाया था तो कुछ भी चीज़ चालू करेंगे तो थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का समूह जो अपना आर्थिक गतिविधियाँ चलाने में सक्षम नहीं है या फिर उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलकर जिनका एक आर्थिक स्थिति समान हो, लगभग मान लो जाए उन लोग का आय मनरेगा में अगर काम कर रहे हैं और 204 रुपये मनरेगा का आय चल रहा है, तो उतना ही उन लोग का एक दिन दैनिक आय है। ठीक, तो वो लोग, ऐसे लोगों का समूह जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और सभी लोगों का आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है, वो लोग क्या करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं। ये अलग अलग लोग हैं, ये लोग क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। अब इसके पास 1000 रुपये है, इसके पास 1000 रुपये है, और अपनी जितनी भी आय हो रही है किसी दूसरे चीज़ से, जैसे कि मनरेगा में काम कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे के दुकान में जाके काम कर रहा है, कोई साइकिल बना रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, वो लोग की जो छोटी छोटी आय होती है, वो आय का बचत कोई 1000 हो गया, कोई 1500 हो गया, किसी के पास 600 रुपये है, किसी के पास 500 रुपये है, तो ये लोग अपना अपना आय का कुछ हिस्सा बचाएंगे और बचा के क्या करेंगे, एक समूह का निर्माण करेंगे। ये लोग
समान आर्थिक स्थिति रहेगी, ये लोग की आर्थिक स्थिति ये लोग की समान रहेगी, तो ये लोग क्या करेंगे, एक समूह का निर्माण करेंगे, अपनी बचत का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस समूह में दान कर देंगे और इस समूह में एक फंड मिलेगा, एक फंड जनरेट होगा। अब ये जो फंड है, जब मान लो जाए 2000, ये 3500 और 6 5 11 मतलब 4600 रुपये इकट्ठा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, इस समूह का क्या कहलाएगा, ये फंड कहलाएगा। अब इस समूह में जितना फंड एकत्रित होगा उसके हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, ये 4600 का फंड एकत्रित हो गया। अब मान लो जाए ये 1 2 3 4 5 ये समूह की संख्या है। अब मान लो जाए दूसरे नंबर के सदस्य को, इस सदस्य को मान लो जाए कोई भी कुछ भी नाम है, इसको जरूरत पड़ा, किसी भी समय ऋण लेने का जरूरत पड़ा, मतलब इसके घर में कुछ समस्या आ गई या इसके जीवन से कुछ समस्या आ गई, कोई घर में बीमार पड़ गया, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ऋण लेने का जरूरत पड़ा, तो ये क्या करेगा, इसी ये जो फंड रहेगा ये लोग का, ठीक है, तो फंड रहेगा, उससे क्या करेगा, इसको ये समूह जो है वो एकमत होकर क्या करेगा, फंड, इसके नियम कानून रहेंगे समूह के, ठीक है। 2 प्रकार का समूह होता है, मैं सब समूह के नियम कानून के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे करके, अभी एक ओवरव्यू समझो। तो ये समूह के पास क्या रहेगा, ये फंड रहेगा, इस फंड से इस व्यक्ति को क्या करेंगे, ये लोग एक निश्चित दर पर ऋण पर वो लोग क्या करेंगे, एक निश्चित ब्याज प्रतिशत पर डिसाइड करेंगे और उस ब्याज प्रतिशत पर क्या कर देंगे, इसको वो पैसा को दे देंगे, जितना इसको जरूरत रहेगा उतना को। तो इसको फायदा क्या हुआ कि एक तो जमानत, मतलब कि कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता इसमें, तो एक फायदा हुआ। आप किसी से भी साहूकार से ऋण लेने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, अपने गहने गिरवी रखने पड़ेंगे, अपनी गाड़ी गिरवी रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा गिरवी रखना पड़ेगा आपको। तो इसको, इस सदस्य को, अगर ये स्व सहायता समूह का सदस्य है तो इसको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा, इसको कम ब्याज दर पर ऋण भी मिल गया आसानी से। तो इसको फायदा क्या क्या हुआ, अभी पूरा फायदा देखेंगे अपन, एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूं। तो इसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से पहले क्या होता था कि साहूकार लोग के पास जाते थे ग्रामीण किसान लोग, अब ज़्यादा बैंक से तो कनेक्टेड है नहीं, तो बैंक का जानकारी तो रहता नहीं था, बैंक में खाता भी नहीं रहता था, इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं था कि बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके वो। तो अब न जनधन खाता आया है, जनधन योजना आया, तब न सबको बैंक से जुड़ने का मौका मिला। पहले तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंक के बारे में, कैसे पैसा निकालना है, कैसे जमा करना है, वो सब पता भी नहीं रहता था, ना ही इतना पैसा रहता था कि वहाँ जमा कर सकें। तो साहूकार लोग के पास जाते थे। अब साहूकार लोग मनमाना उन लोग को इंटरेस्ट रेट पर ऋण देते थे, उससे क्या होता था, और दूसरा क्या है, साहूकार लोग बेवकूफ़ बनाकर चक्रवृद्धि ब्याज कर देते थे, मतलब ब्याज पर ब्याज लेते थे। तो ऋण को ही, मतलब मुद्दल जो है, जितनी राशि का वो लोग ब्याज लिए, पैसा लिए हैं, उसी को लोग, किसान लोग ऋण नहीं चुका पाते थे और जीवन भर उसको चुकाते ही रहते थे। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज लग रहा है, वो ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता था। तो जीवन भर कुछ काम भी नहीं कर पाते थे, दबे रहते थे, कुचले रहते थे, सब तरीके से वो लोग प्रताड़ित होते थे। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये स्कीम लाया गया। अब इसमें कोई जमानत नहीं देना पड़ेगा, जमानत राशि, ये सबका खुद का पैसा है, एक छोटा कम ऋण ब्याज पे इनको ब्याज भी मिल जाएगा, इसका काम भी चल जाएगा, साहूकार के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से इसको स्व सहायता समूह में फायदा मिलता है। तो आपको एक मोटा मोटा समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें रिटर्न में हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या है, लेकिन आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू मिलना चाहिए कि क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, ये नुकसान क्या होता है, बस इसको शब्दों में जमाना पड़ेगा बस, उसके बाद आपको। तो इस तरीके से काम मिलता है। नंबर एक फायदा यहाँ से ऋण मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है, बैंक से भी ऋण मिलता है ये लोग को। अब ये लोग जितना भी जमा करे रहेंगे उसके अनुसार यहाँ पर बैंक में खाता खुलवाएंगे, एक जन का आपसी सहमति से एक चुन लेंगे, मतलब 3 नंबर सदस्य का मान लो जाए, ये लोग चुन लेंगे, इस सदस्य का नाम से खाता रहेगा। तो जितने सदस्य हैं उनके नाम से खाता नहीं, कोई एक सदस्य के नाम से क्या करेगा, पहले तो इसको पंजीकृत करवाएंगे, इस समूह को पंजीकृत करवाने के बाद एक आदमी के नाम से क्या कर देंगे, बैंक से खाता खुलवा देंगे। तो इनका जो फंड में जो जमा रहता है उसके हिसाब से ज़्यादा पैसा अगर जमा है तो ज़्यादा ऋण देगा बैंक, और कम पैसा अगर जमा है तो कम ऋण देगा। मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको। तो उसके हिसाब से बैंक से भी ये लोग को ऋण मिल जाता है। तो ये 2 तरीके का फायदा मिलता है, एक तो इतना जो जमा किए उसी से ऋण मिल जाता है, अगर कम पड़ रहा है तो फिर बैंक से भी ये लोग को ऋण मिलता है समूह को। ठीक, तो इस तरीके से ये लोग का पूरा समूह का काम चलता है। ठीक, तो यही आपका परिभाषा है, बेसिक डेफिनेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्व सहायता समूह से और भी क्या चीज़ें होती हैं, डिटेल में हम लोग देखते जाते हैं। तो समान आय वर्ग का समूह, मैं आपको अभी बताया। अब इसमें ये एकदम अमीर रहेगा, मान लो जाए बहुत रईस है, ये एकदम गरीब है, तो कोशिश करेगा ये डोमिनेट हो जाएंगे, ये लोग दबाने का, अपना चलाने का, इस तरीके का कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को शामिल, इसीलिए आय में असमानता नहीं रखी जाती, सब लोग लगभग समान आय के। एक आदमी गरीब है तो सभी लोग लगभग आर्थिक रूप से क्या रहते हैं, असक्षम रहते हैं,
तो ऐसे लोगों को समूह बनाया जाता है। कहते हैं ना, दोस्ती उसी में होती है जो लोगों का मेंटेलिटी समान होता है, जो लोग की विचारधारा समान होती है, जो लोग की आर्थिक स्थिति समान होती है। आप लोग भी देखे होंगे, वही लोगों के साथ आप लोग ज़्यादा फेमिलियर रहते होंगे, ज़्यादा अपनी बातें शेयर कर पाते होंगे, ज़्यादा इंटरेक्शन कर पाते होंगे, जो आप लोगों के समान हो, जिसकी विचारधारा आप लोगों से मिलती हो। बहुत ज़्यादा गरीब कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा अमीर, रेयर केस में देखने मिलता है ऐसा दोस्ती। लेकिन जो देखियो, अमीर व्यक्ति अमीर ही रहता है उसका दोस्त। जो गरीब आदमी है, जो आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है, जो मिडिल क्लास है, उसका दोस्त भी लगभग उसी के समान रहता है, उसी के तरीके का। समान सोच वाले व्यक्ति से आदमी ज़्यादा आकर्षित होता है। थॉट प्रोसेस अगर समान है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो दोस्ती ज़्यादा समय तक चलती है। तो उसी तरीके से ये लोग भी हैं। आर्थिक स्थिति समान होती है, विचारधारा समान होती है लोगों की, तो वो लोग का एक समूह जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। अब ये उद्देश्य तो है ही कि भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया तो वो लोग को पैसा मिलेगा। छोटे छोटे समूह एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। अब इसी तरीके का छोटे छोटे समूह, अलग अलग समूह होते हैं, बहुत सारे समूह हो सकते हैं, वो एक दूसरे की सहायता के लिए वो लोग समूह बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया ना, मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो इसको सहायता देगा, तो वो सहायता के लिए बनाए जाते हैं। सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं। मेरे को अगर शामिल होना है, मैं अगर आर्थिक रूप से अक्षम हूँ तो अपनी मर्जी से शामिल होऊंगा, वो इच्छा जताऊंगा। उसके बाद उसका प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। प्रबंधकारिणी समिति को आवेदन करना पड़ता है, वो फिर अप्रूव करती है, तब उसको सदस्य। लेकिन इच्छा तो खुद ही जाहिर करेंगे, तो अपनी मर्जी से सदस्य शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं। सदस्य संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 होती है। देखिए अब यहां पर देखना, दो प्रकार के स्व सहायता समूह होते हैं। एक तो छोटे स्व सहायता समूह, जिनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, 20 से कम होती है। मतलब मान लो जाए 10 से 12 है, तो 12 स्व सहायता समूह का जो सदस्य है, इसको क्या करना पड़ता है, अगर इसकी सदस्य संख्या 20 से कम है, 12 सदस्य हैं, तो ये अपना नियम स्वयं बना सकते हैं। और अगर स्व सहायता समूह की सदस्य संख्या 20 से अधिक है, 20 से अधिक है स्व सहायता समूह की सदस्य संख्या, तो वो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत ऐसे स्व सहायता समूह जिसकी सदस्य संख्या 20 से ज्यादा है, तो ये लोगों को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत रजिस्ट्रीकरण करवाना पड़ता है। मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। तो इस अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाते हैं, तो फिर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 में दिए गए नियम के अनुसार वो स्व सहायता समूह संचालित होती है। मतलब इस नियम में जो कानून है, ये अधिनियम है, तो इसमें कैसे वो लोग प्रवेश करेंगे, उनकी आयु क्या रहेगी, उनको कितना लोन मिलेगा, उनका किसके नाम पे बैंक खाता होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, ये सब तय होता है किस सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 में जो कानून बना हुआ है उसके तहत संचालित होते हैं, अगर सदस्य संख्या 20 से ज़्यादा है तब। लेकिन अगर सदस्य संख्या 20 से कम है तो वो भी स्व सहायता समूह गठित कर सकते हैं। जैसे कि लघु सिंचाई के लिए स्व सहायता समूह होता है, वो लोग अलग अलग होता है, तो 5 है, 10 है, 12 है, तो ऐसे स्व सहायता समूह अगर हैं तो वो लोग भी स्व सहायता समूह गठित कर सकते हैं। लेकिन उसका नियम जो रहता है वो स्वयं बना सकते हैं, नियम में टिल्ड कर सकते हैं, नियम में बदलाव कर सकते हैं, किसको स्व सहायता समूह में शामिल करना है, किसको निकालना है, कौन शामिल रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसका नियम कानून खुद बनाते हैं। जबकि ये लोग 20 से ज़्यादा है तो इस अधिनियम में जो नियम कानून है उसके तहत चलते हैं। हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, ठीक। ये तो दो टाइप का होता है, एक छोटा स्व सहायता समूह, एक बड़ा स्व सहायता समूह, 20 से कम वाला, 20 से ज्यादा वाला। तो इसमें शामिल लोग अपनी, अब देखो 10 से 20 अपन मान के चलते हैं, लेकिन सदस्य संख्या कितनी होती है, 10 से 20 स्व सहायता समूह में, मिनिमम 10 से मैक्सिमम 20। इसमें शामिल लोग अपनी आमदनी से सुविधाजनक तरीके से बचत करते हैं। तो इसमें अब बताया, अब अभी मैं आपको ये पूरा एग्जाम्पल ऐसे बड़ा वाला बना के बताया था कि आमदनी जितना है उसमें सुविधाजनक तरीके से बचत करते हैं और इस बचत को फंड में शामिल करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और उससे सदस्यों को जरूरत के हिसाब से तय शर्तों और तय ब्याज पर ऋण देते हैं। तो जैसे कि 5 लोग शामिल हैं तो एक का इनकम 600 रुपये है, एक का इनकम 700 रुपये है, एक का इनकम 1000 रुपये है, तो उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, फंड में जमा करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके हिसाब से जो फंड इकट्ठा होता है उसके हिसाब से दूसरों को ऋण देते हैं, तय शर्त और तय ब्याज दर पर ऋण देते हैं। एक राशि बैंक में एक राशि है ना, अब वो जो राशि होती है वो लोग की बैंक में खाता खोलकर जमा की जाती है। एक फिक्स्ड राशि जो होती है उसी स्व सहायता समूह के फंड में जो राशि होती है उससे निकाल कर बैंक में जमा की जाती है और बैंक जरूरतमंद सदस्यों को ऋण देता है। ठीक है, बैंक क्या करता है, फिर बैंक भी ऋण देता है। तो दो तरीका मैं बताया था, बैंक भी ऋण देता है और लेन देन का हिसाब क्या रखता है, बैंक रखता है।
तो ये भी ध्यान रखना कि पहला नंबर तो खुद भी ऋण दे सकते हैं और दूसरा कुछ फिक्स्ड अमाउंट में राशि बैंक में जमा कराते हैं और फिर बैंक भी वो लोग को ऋण देता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें 2 पॉइंट तो मैं पूरा भी एग्जाम्पल से कवर करवाया हूँ, इसमें और कुछ नया लिखा नहीं है। स्व सहायता समूह को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत स्वयं को पंजीकृत करवाना पड़ता है यदि सदस्य संख्या 20 से ज़्यादा है तब, और अगर सदस्य संख्या 20 से कम है तब क्या होता है कि अपना नियम वो लोग खुद बनाते हैं। ठीक, तो 2 तरीके का होता है। अब देखिए स्व सहायता समूह के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ठीक है, ये याद रखना इसको। अब स्व सहायता समूह के क्या उद्देश्य होते हैं वो देखते हैं। गरीबों की छोटी परंतु बार बार ऋण राशि की आवश्यकता पूर्ति हेतु तथा बिना जमानत ऋण देने हेतु, ठीक है। अब ये लोगों गरीबों को क्या करना पड़ता है, देखिए जो आर्थिक स्थिति जिनके कमजोर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्व सहायता से बार बार ऋण लेना पड़ता है, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि उनका काम वगैरह नहीं चल रहा है, बंद हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए भी वो लोग को ऋण लेना पड़ता है, खाने पीने के लिए भी ऋण लेना पड़ जाता है। तो छोटी छोटी ऋण परंतु बार बार ऋण की राशि लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आवश्यकता की पूर्ति होती है, ये स्व सहायता समूह से ऋण ले लेते हैं तथा बिना जमानत ऋण देने, जमानत मतलब वही कुछ गिरवी रखने के लिए है ना, बिना जमानत के ऋण देने हेतु ये स्व सहायता समूह का उद्देश्य है, बिना जमानत का ऋण देना और ये छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। देखिए 3 प्रकार के स्व सहायता समूह होते हैं, पुरुष स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह, मिश्रित स्व सहायता समूह। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो जो महिला स्व सहायता समूह होते हैं, महिलाएं ऐसी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग देखे होंगे कि जो पुरुष सदस्य होते हैं वो लोग, कई लोग शराबी होते हैं और कुछ काम धंधा नहीं कर रहे होते, तो महिलाएं क्या करती हैं, घर घर जाके काम करके अपना आजीविका चलाती हैं। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, महिलाओं को इस नज़र से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो लोग काम नहीं करना है वो लोग को। अब आप लोग देखे होंगे अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि अभी भी बहुत से जो पैट्रियार्की है, जो सोसाइटी में एक पुरुष प्रधान समाज की जो विचारधारा है वो अभी भी प्रबल है। क्यों प्रबल है? कि पुरुष समाज, पुरुष मानसिकता, जो रूढ़िवादी पुरुष समाज है वो आज भी चाहता है कि महिलाएं काम ना करें। ये आप लोग शहर में नहीं देखेंगे, अभी थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं, थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट ये अभी अच्छा है, उसके क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, महिलाओं की स्थिति पहले से सुदृढ़ हुई है। ठीक है, तो शहरों में क्या देखेंगे आप कि एक वुमन जो है वो अपने मेल पार्टनर के इक्वल आके एक बैलेंस बना के उसका कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मतलब उसका उतना ही फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है जितना एक फैमिली को चलाने के लिए जितना एक मेल पार्टनर का जो कंट्रीब्यूशन है उतना ही एक फीमेल पार्टनर का है। मतलब जो पुरुष सदस्य जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उतना ही एक महिला सदस्य भी कर रही है, उतनी ही हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके कमा रहे हैं, दोनों मिलके खर्चा चला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से फैमिली शहरों में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखने के लिए मिलता है कि पुरुष सदस्य महिलाओं को काम करने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो और भी एक तरीके से रूढ़िवादी समाज विकसित हो चुका है। तो ये परंपराएं जो हैं उसमें क्या है, महिलाएं कमज़ोर हो रही हैं, दिन भर घर में ही खाना बना रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, घर को ही देखभाल कर रहे हैं, उनके सपने, उनके विचार, उनकी जो सपने थे वो क्या होगा। तो महिलाओं को सशक्त करना, महिलाएं भी इसके माध्यम से क्या करेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, एक समूह बनाएंगी अपने आप में, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा उद्योग चला सकती है जिससे वो घर का खर्चा भी चला सकेंगी, फाइनेंशियल रूप से सोसाइटी में उनकी पहचान बनेगी, उनके ठीक है उनके ग्रुप्स बनेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे लिज्जत पापड़, तो लिज्जत पापड़ के लिए महिलाओं ही सामने आई सबसे पहले, उसमें कुछ महिलाएं सामने आई, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि स्व सहायता समूह के माध्यम से जमा किया, लेकिन लगभग उनका कॉन्सेप्ट लगभग एक ही था कि कुछ कुछ पैसा जमा किया और उसमें एक बैंक बनाया, उसमें ऐसी महिलाओं को शामिल किया जो पापड़ बेलने का काम करती थी, कुछ लोगों को अलग अलग काम दे दिया। और आज के डेट में आप जब देखेंगे तो ये गुजरात का कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से, तो गुजरात से ये पापड़ इतना फेमस हुआ कि आज के डेट में भारत में मैक्सिमम जो पापड़ चलता है वो ये पापड़ चलता है। तो इस तरीके से महिलाएं अपने आप को सोसाइटी में क्या कर सकती हैं, अपने आप का, अपनी स्थिति को प्रबल कर सकती हैं। बाहर निकलेंगी अपन घर से तब तो करेंगी ना, तो ये इस तरीके से भी सपोर्ट मिलता है। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब अपना, महिलाएं भी घर से निकले, थोड़ा थोड़ा पूंजी निवेश करें और एक रोजगार चलें, स्वरोजगार करें, इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, और महिलाओं का सशक्तिकरण भी इसका एक उद्देश्य है। तो इस तरीके से महिलाओं को स्व सहायता समूह सशक्त करता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो ये महिला सशक्तिकरण भी इसका एक उद्देश्य है। तीसरा, गरीबी उन्मूलन। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई, आप अगर कहीं
कोई रोजगार नहीं चला रहे हैं, कोई स्वरोजगार आपका नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे क्या होगा कि एक छोटा छोटा समूह बना के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक स्व सहायता समूह क्रिएट कर लो, एक फंड इकट्ठा करो। अब ये फंड क्रिएट हो गया, उसमें एक रोजगार चला लो, सबको आमदनी भी होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, गरीबी भी तो कम होगी, गरीबी समाप्त करना भी एक उद्देश्य है। चौथा, गरीबों को बैंकिंग सेवा अर्थात जमा एवं ऋण प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराना। बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। अब इस स्व सहायता समूह के माध्यम से क्या हुआ, ये लोग का बैंक खाता खुला तो बैंक की जानकारी हुई कि यहाँ से ये ऋण मिल सकता है, बैंक जाना आना होगा तो बैंकों से संबंधित भी जो जानकारी मिलेंगी वो लोग को, तो आगे अगर कुछ करना है, अगर पैसा आ गया और इतना अपने कुछ करना है तो भी बैंक से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे वो लोग। और बैंक में अगर खाता है तो बैंक से जो सरकार की योजनाओं का जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को अभी किसान लोगों को पैसा मानदेय मिलता है किसान सम्मान निधि के तहत, तो वो भी अगर बैंक खाता है तब तो मिलेगा, तो बैंक खाता वहाँ भी जरूरी है। तो बैंक से सुविधाओं की जानकारी मिलना मतलब बैंकिंग सेवा से जोड़ना, वो लोग को जमा और ऋण प्राप्ति की सुविधा वो लोग को उपलब्ध कराना भी इसके उद्देश्य है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का संचालन करना। सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी स्व सहायता समूह से संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उसका भी ये लोग संचालन करते हैं। जैसे कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में स्व सहायता समूह के सदस्य लोग जाके अपनी सहायता देते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे स्व सहायता समूह लोग जबरदस्त काम किए हैं। क्या कि वो लोग मास्क और सैनिटाइजर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे कपड़े के मास्क, या फिर एक तो देखे होंगे आप लोग वायरल हुआ था, छोटे छोटे बांस के जो छिलके रहते हैं उससे भी मास्क बनाए जाते थे, और अलग अलग क्रिएटिव पत्ते से मास्क बनाए वो लोग अपने लिए। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या किए, स्व सहायता समूह लोग ही तो बनाते थे वो लोग, तो वो लोग ये सब काम किए। उस मास्क को 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये रेट रख के बेचने का काम किए। तो उससे क्या मिला, वो लोग को स्वरोजगार मिला, पैसा मिला, रोजगार मिला, आर्थिक रूप से सक्षम हुए और थोड़ा थोड़ा काम भी करने लग गए। तो सब तरीके से फायदा हुआ वो लोग को। तो वही करना मतलब ग्रामीण विभिन्न योजनाओं का संचालन भी करना। तो जिले में जैसे दाल भात केंद्र हैं तो दाल भात केंद्र का संचालन कर देते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में ये लोग अपना सहयोग देते हैं। उचित मूल्य की दुकान का संचालन स्व सहायता समूह के माध्यम से, महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से या पुरुष स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। तो सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उसमें सरकार क्या कर देते हैं, स्व सहायता समूह के सदस्यों को इन्वॉल्व कर देते हैं, जिससे वो लोग को रोजगार भी मिल जाता है, पैसा भी मिलता है, काम करने के लिए भी मिलता है, सब चीज़ मिलता है, आत्मनिर्भर भी वो लोग बनते हैं। तो इस तरीके से वो लोग को जोड़कर काम लिया जाता है। तो स्व सहायता समूह बनाए हैं ना, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं इस पंजीयन अधिनियम के तहत, तो गवर्नमेंट भी आप लोग को अप्रोच करेगी कि यहाँ पर आप सहयोग चाहिए, आप लोग अपना सहयोग दीजिए करके। तो इस तरीके से भी फायदा मिलता है वो लोग को। ठीक, समूह के प्रकार देखते हैं अपन। क्लियर हो रहा है ना, सब समझा रहा हूँ उसको, पूरा ध्यान से समझते जाना ना। इसमें क्या होता है कि कथन करण वाला सवाल बना के पूछेगा आपको, तो जो बैक स्टोरी आपके दिमाग पे नहीं रहेगी अगर आप, तो सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। तो पूरा ध्यान से समझते जाओ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप समझते अगर अच्छे से जाओगे तो आराम से समझो। समूह के प्रकार, अब कितने प्रकार, तो लिंग के आधार पर समूह होते हैं। पुरुष समूह, महिला समूह, मिश्रित समूह। पुरुष समूह का मतलब ऐसे समूह जिसमें केवल पुरुष सदस्य शामिल हो, पूरे 20 के 20 सदस्य पुरुष ही हैं, तो ऐसे समूह पुरुष समूह होते हैं। दूसरा महिला समूह, ये महिला समूह का कॉन्सेप्ट लिया गया है बांग्लादेश से। इसके बारे में मैं जब बताऊंगा आपको महिला समूह के बारे में तब आपको पूरा बताऊंगा। ऐसे समूह जिसमें केवल महिला सदस्य शामिल होते हैं, पुरुष सदस्य। तीसरा मिश्रित समूह, इसमें महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये जो मिश्रित समूह का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा चल नहीं पाता है, असहज महसूस करती हैं महिलाएं या फिर पुरुष ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट का जो समूह होता है उसमें, तो ये कम गठित होता है। महिला पुरुष दोनों एक साथ आगे ना, ये कम गठित होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा असहज हो जाता है, इसलिए ये तो या तो पुरुष सदस्य होते हैं तो महिला सदस्य, लेकिन टाइप में तीनों आते हैं ना, पुरुष, महिला और मिश्रित समूह। ठीक है, आर्थिक आधार पर, फाइनेंशियल आधार पर, पहला एक समूह तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों का समूह, मतलब बिलो पुअर्टी लाइन वाले समूह, और दूसरा होता है गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले, मतलब एपीएल का समूह भी होता है, एबव पुअर्टी लाइन। ठीक, ये लोग भी बना सकते हैं, लेकिन ये लोग को ऋण नहीं मिलता है, बैंक से ऋण नहीं मिलता है। ये लोग को समूह बना सकते हैं, खुद का पैसा जमा कर सकते हैं, उससे फिर एक दूसरे का सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये लोग को बैंक ऋण उपलब्ध नहीं होता। बैंक ऋण केवल बीपीएल, बिलो पुअर्टी लाइन वाले लोग के लिए है। तो मेन जो योजना है वो बिलो पुअर्टी लाइन को फोकस करके प्लान किया गया है। ठीक, तो ये होता है समूह की संरचना। स्ट्रक्चर कैसा रहता है समूह का, सदस्य संख्या 10 से 20, मिनिमम 10 से मैक्सिमम 20, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब जो 20 से ज़्यादा होंगे तब फिर वो लोग को क्या किया जाएगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत
क्या किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा। 20 या 20 से ज़्यादा होंगे तब, और इससे कम है तो अपना नियम खुद बना सकते हैं। सदस्यों की आयु मिनिमम 58 से मैक्सिमम मिनिमम 18 से मैक्सिमम 58। ये जो मैक्सिमम वाली आयु है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है, तो मुझे ये सही लगा अभी, और आगे अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं अपडेट करवाऊंगा इसको, ठीक है। 18 से 58 अभी लिख ले रहा हूँ, मैं इसको अपडेट करवाऊंगा अगर कुछ मिलेगा तो, नहीं तो ये सही है, ठीक है। सदस्य संख्या 20 से अधिक होने पर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करवाना आवश्यक है। मैं आपको अभी बताया, बिना पंजीयन बैंक ऋण नहीं मिलता है। अगर 20 से अधिक हो गया सदस्य संख्या तो उसके तहत आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, ये 1973 के तहत, और इसके बिना पंजीयन, अगर आप पंजीयन नहीं कराओगे तो ऋण नहीं मिलता, और पंजीयन करा लिए तो फिर इस अधिनियम में जो जो नियम कानून है उसके अनुसार आपको चलाना पड़ता है। विशेष परिस्थिति में लघु सिंचाई के लिए छोटे समूह भी बनाए जा सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन आ गया, जैसे कि लघु सिंचाई, इसके लिए अगर ऋण चाहिए तो 2 से 5 सदस्य का भी समूह बनाया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, लघु समूह कहते हैं। तो विशेष परिस्थिति में लघु सिंचाई के लिए छोटे समूह गठित किए जा सकते हैं, जिसमें सदस्य संख्या कितनी होगी, 2 से 5। इसके लिए भी ऋण स्वीकृत हो जाता है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना। सदस्य समान आर्थिक, ये नहीं तो क्या होने चाहिए, ज़्यादा सदस्य होने चाहिए, 20, 15, 20, 25 इस तरीके के सदस्य होने चाहिए, तभी तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा। नहीं तो छोटे छोटे सदस्य रहेंगे, अगर कम सदस्य रहेंगे वो वाला सदस्य समूह, तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा ही नहीं होगा। और जो पैसा आपका फंड में इकट्ठा होगा उसके बेसिस पे जितना आपका कलेक्शन मनी रहेगा, 10,000 रुपये, अगर जैसे कि क्रेडिट कार्ड में क्या चलता है, अगर क्रेडिट कार्ड में आपका लिमिट कैसे डिसाइड होता है, आपका इनकम कितना है। अगर आपका मंथली इनकम 50,000 रुपये है तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपके इनकम के हिसाब से सेट होता है कि आप इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि 50,000 रुपये इनकम है तो आप 20,000 रुपये आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट रहेगा, तो आप उतना पैसा खर्चा कर सकते हैं। आपका 1 लाख रुपये मंथली इनकम है तो आपका जो लिमिट, खर्चे का लिमिट है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो आपकी इनकम के हिसाब से आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट डिसाइड होता है। उसी तरीके से यही है, अगर छोटे छोटे समूह हैं तो उनका जो एक साथ जमा करके जो फंड बनाएंगे, वो फंड में पैसा कम रहेगा तो वो फंड के हिसाब से बैंक आपको ऋण देता है। आपका फंड में ज़्यादा पैसा है तो आपको ज़्यादा ऋण देगा, कम पैसा है तो कम ऋण देता है। तो इस तरीके से होता है। तो छोटे छोटे समूह ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बड़े समूह बनाना जरूरी है। छोटे समूह केवल विशेष स्थिति के लिए। समूह की संख्या 2 से 5 ऋण स्वीकृत। सदस्य, इन लोग के लिए भी ऋण स्वीकृत हो जाता है, ठीक है। सदस्य समान आर्थिक स्थिति और विचारधारा के होनी चाहिए, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। 80% सदस्य बीपीएल होने अनिवार्य हैं। देखो, बीपीएल और एपीएल दोनों मिलके अगर कहीं सदस्य बना रहे हैं, या फिर कोई स्व सहायता समूह है, उससे क्या है, बाकी सदस्य भी जुड़ना चाह रहे हैं जो फिर एबव पुअर्टी लाइन के हैं। बिलो पुअर्टी लाइन का जो कार्ड है, राशन कार्ड, वो लोग के पास नहीं है, वो लोग थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली के हैं, थोड़ा सा अपर लेवल के हैं। एपीएल एबव पुअर्टी लाइन के हैं, तो वो लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन उस स्व सहायता समूह में 80% लोग क्या होने चाहिए, बीपीएल होने चाहिए। केवल 20% ही एपीएल समूह के सदस्य शामिल हो सकते हैं। 80% सदस्य क्या होने चाहिए, उसमें बिलो पोवर्टी लाइन ही होनी चाहिए। बाकी फिर वो सदस्य लोग को भी ज़्यादा पैसा देके शामिल कर लिया जाता है, वो लोग से ज़्यादा पैसा लेंगे। नए सदस्य समूह की राय से ही प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। समूह में राय बनाया जाएगा कि इसको प्रवेश देना है कि नहीं, और उसके बाद प्रबंधकारिणी समिति को आवेदन लिखा जाता है, वो स्वीकृत करती है, तब फिर ये लोग प्रवेश करते हैं। तो ये मैं आपको धीरे धीरे करके आगे की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि स्व सहायता समूह के संबंधित जो एक ड्राफ्ट मैं खींचना चाहता था आप लोग के दिमाग में, वो ड्राफ्ट आप लोग को समझ में आया होगा। एक ओवरव्यू आप लोग को मिला होगा आज के वीडियो से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से भी सवाल आया है कि कौन से अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जा चुका है, इनका उद्देश्य क्या है, संरचना क्या होती है, कितने सदस्य होते हैं, सब सवाल भी पूछ सकता है, और पूछा भी जा चुका है, 2017 में पूछा है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे आगे की चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इसको हम लोग बहुत शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं, आप लोग एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।